आदाब मुनसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली में आज मुनक्किद होगा वीर बाल दिवस प्रोग्राम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे शिरकत। दिल्ली में आज मुनक्किद होगी इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे इफ्तिताह। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान नए साल की तकरीबात का लिया जायजा। अहदेदारों को दी जरूरी हिदायत। गोवा में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से मीडिएशन शोर बेदारी वॉक का इनेकाद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीगर ने प्रोग्राम में की शिरकत। दिल्ली में शदीद सर्दी की लहर जारी। दर्जे हरारत में गिरावट से अवाम को है मुश्किलात का सामना। दिल्ली के भारत मंडपम में आज वीर बाल दिवस प्रोग्राम मुनक्किद होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। ये प्रोग्राम श्री गुरु गोबिंद सिंह के बेटों साहिबजादों की शहादत की याद में मनाया जाता है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि वजीर आजम इस तकरीब से खिताब भी करेंगे। 9 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व के मौके पर वजीर आजम ने ऐलान किया था कि साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस प्रोग्राम के मौके पर हुकूमत मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद कर रही है, जिसका मकसद शहरियों को साहबजादों की गैर मामूली हिम्मत और अजीम कुर्बानी के बारे में आगाही फराहम करना है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस होगी। वज़ीर आज़म मोदी के दहशतगर्दी के लिए सिफर रवादारी विजन के तहत तश्कील दी गई सालाना कॉन्फ्रेंस उभरते हुए खतरात से निमटने के लिए हिंदुस्तान की अगली नस्ल की हिकमत अमलियों पर गौर व फिक्र करने का एक प्लेटफॉर्म बन गई है। कॉन्फ्रेंस ऑपरेशनल फोर्सेस के लिए मीटिंग पॉइंट है। कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी से मुताल्लिक दीगर मौज़ूआत के अलावा डिजिटल फॉरेंसिक और सीटी तहकीकात में डेटा का तजज़िया, मौसर ट्रायल मैनेजमेंट, बुनियाद परस्ती, जासूसी और कौमी सलामती को उभरते हुए हाइब्रिड खतरात से निमटने के सेशन शामिल हैं। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में मॉर्निंग वॉक के दौरान 31 दिसंबर नए साल की तकरीबात की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने तकरीबात के ज़िमन में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर वजीर आला के साथ एसएसपी नैनीताल मंजुनाथ टीसी और दीगर भी मौजूद थे। बीजेपी के कौमी वर्किंग सदर नितिन नबीन ने दिल्ली में बीजेपी सदर वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली के वजीर मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ वीरबाल दिवस के मौके पर दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहब का दौरा किया और इस मौके पर बीजेपी के कायदीन और दीगर भी मौजूद थे। जी के 2 बड़े सुपुत्र, उनके लाल और 2 छोटे साहिबजादे बड़े जंग में और छोटे जिंदा नीहों में चिने गए। इसी को लेकर आज देश भर के अंदर एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, जो वीर बाल दिवस के रूप में छोटे साहिबजादों को समर्पित किया गया है। पूरा देश जब आज इस दिन को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए कमेमोरेट कर रहा है, ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जी माननीय नितिन नबीन जी भी आज गुरुद्वारा बंगला साहब में नतमस्तक होने आए और अपने भाव अर्पित करने के लिए आए। देश के प्रधानमंत्री अब कुछ ही समय बाद बड़ा समागम को एड्रेस करेंगे। दिल्ली सरकार और अलग देश की सभी सरकारें आज साहिबजादों को समर्पित महान समागम जगह जगह करेंगे। इसी को चलते आज माननीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जी भी यहां पहुंचे थे। सर, अब दिल्ली का मौसम साफ होने लगा है। नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली का मौसम
अभी दोबारा से खराब होगा, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हैं उसका असर दिल्ली में कल परसों फिर दोबारा दिखाई देगा। मौसम बहुत फिर से खराब होगा, धुंध बहुत आने की आशंका है मौसम विभाग के मुताबिक। और पिछले सालों का भी जब हम डेटा देखते हैं तो मौसम खराब होने का बहुत अंदेशा है। मैं दिल्ली के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, चाहे ग्रैब 4 हटा दिया गया है, लेकिन कई चीजों पे हमें सबको मिलकर काम करना होगा। बिना पीयूसीसी के को गाड़ी ना निकलें, बिना जरूरत के, चाहे 50% वर्क फ्रॉम होम हमने खत्म कर दिया है, पर मैं फिर भी सबसे आग्रह करना चाहता हूं, अगर नहीं जरूरत तो अपनी गाड़ियां मत निकालें, हम कूड़ा करकट बाहर ना फेंकें, हम रात को आग मत जलाएं। रात को आग जलाने से, जो लकड़ी से आग जलाते हैं, उससे बहुत बायोमास बर्निंग से बहुत पोल्यूशन बढ़ता है। इसलिए मैं आपको और टीवी चैनलों के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं, ये जो मौसम कल और आज बहुत साफ रहा है, दोबारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है वो दिल्ली में दिखाई देगा। बहुत तेजी से धुंध फिर से बढ़ेगी और उससे स्मॉग और फॉग से स्मॉग भी बनेगी। इसलिए हम सबको बहुत सतर्क रहना है। और गोवा के नॉर्थ गोवा पंची में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से मीडिएशन शोर बेदारी वाकथॉन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने पौधा लगाया। वाकथॉन का मकसद आवाम में तनाज़ात के पुरअमन हल और मीडिएशन के फरोग के हवाले से बेदारी पैदा करना था। प्रोग्राम में वकला और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साहब, अवेयरनेस सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की अवेयरनेस ये है कि 500 AQI है और यहाँ की अवेयरनेस है कि 50 है, तो 10 गुना का तो फर्क यहीं है ही है। सुखद अनुभव हो रहा है। अब जिसके लंग्स बहुत ज्यादा 500 या 600 AQI लेने के आदी हो गए हों और उसको 50 AQI पे लाया जाए तो उसकी तबीयत तो खराब होगी। तो सर, सेहत भी और समाधान भी, मीडिएशन। हाँ, समाधान तो ये है कि ये मीडिएशन, हाँ, ये अपने आप में एक बहुत यूनिक कंसेप्ट। यूनिक तो खैर मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि भारतवर्ष में हमारा जो ये समन्वय का और इसका जो समाधान है, ये तो पंचायत से ब्लॉक लेवल पे हमेशा ही चला है, कम्युनिटीज में चला है। तो हम अपनी एंशंट पद्धति पर जा रहे हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि जो मॉडर्न लीगल सिस्टम है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये तो एक इम्पोज्ड सिस्टम है ना, विच इज इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो वही मानसिकता है, तो उसको शनई उसको तो करना है। इसीलिए तो सब ऐसा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मन स्वस्थ नहीं होगा, और अगर मन स्वस्थ नहीं होगा तो आप क्या बहस करेंगे, क्या कानून पढ़ेंगे, क्या कानून समझाएंगे। तो इसलिए फंडामेंटल यही है कि सबका जो मूल है वो आपकी फिटनेस है, मानसिक भी, वैचारिक भी, शारीरिक भी और सैद्धांतिक भी। सैद्धांतिक वैचारिकता भी बहुत अनिवार्य है। सब अवेयरनेस। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनके अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एल्चियों स्ट्रेवेटकोव और जेरी डिक्शनर के साथ बातचीत हुई है। उनकी तवज्जो रूसी जंग के खात्मे पर मरकूज थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि हमने काम की कुछ ठोस तफसीलात पर तबादला ख्याल किया। इन्होंने मजीद कहा कि कुछ ख्यालात हैं जो मुश्तरका नताइज और देरपा अमन के लिए काम कर सकते हैं। पुणे के कोंडा इलाके में पुलिस ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से जायद की नकद रकम जब्त कर ली। जराये के मुताबिक ये कार्रवाई शराब की गैर कानूनी तिजारत के मामले में की गई। इतला के मुताबिक इस मामले में 3 अफराद के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और मजीद तहकीकात जारी है। दहली कबूतर बाजार के इलाके में एक नौजवान पर चाकू से हमला किया गया। इस हमले में नौजवान की मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया और मसरूफ तहकीकात है। सर, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अमीर अहमद है और RWA का प्रेसिडेंट हूँ। सर, ये कौन सी जगह कहते हैं? ये जी वेलकम एरिया है और कबूतर मार्केट नियर पुलिस चौकी। अच्छा सर, यहाँ एक युवक की हत्या हुई, क्या है पूरा मामला? देखिए, करीबन कोई 8, सवा 8 का टाइम था, तो हम तो अपने घरों पे थे। पता ये लगा कि किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया। अब जब आनकर देखा तो वेलकम थाने की पुलिस काफी आई हुई थी यहाँ पर,
और सीनियर ऑफिसर भी थे और वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। पता ये लगा कि कोई नशे के हालत में थे, दो तीन व्यक्ति जो आपस में किसी बात को लेकर इनकी कहना-सुनी हो गई और उसने चाकू उसके मार दिया। अब पता ये लगा कि उसकी मौके पे ही मौत हो गई। उम्र अब पता लगी, उम्र कितनी होगी? आंध्र प्रदेश के नंदियाला जिले अलागड्डा मंडल नल्लागुटला बतलूर के दरमियान कौमी शाहरा पर आज सुबह के अवलिन सातों में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 4 अफराद की मौत हुई। कार तिरुपति से हैदराबाद जा रही थी। इसी दौरान कार ड्राइवर अपना तवाजुन खो बैठा और कार डिवाइडर को अबूर करते हुए मुखालिफ समत से आने वाली एक खानगी बस से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 4 अफराद की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि दीगर 2 अफराद जख्मी हुए हैं। हलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक हैदराबाद से बताया गया है, जबकि जख्मियों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कर्नाटक के चिकबालापुरा में एक मोटरसाइकिल और टिप्पर के दरमियान तसादुम हुआ। इस हादसे में 4 अफराद की मौत हुई है। यह हादसा कल रात को चिकबालापुरा में अजवारा गेट के करीब पेश आया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और मसरूफ तहकीकात है। दिल्ली में सर्दी की लहर जारी है। दर्जे हरारत में गिरावट की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बेघर और जरूरतमंद अफराद यूसुफ सराय नाइट शेल्टर में पनाह ले रहे हैं। यहां पर इन अफराद को गर्म मलबूसात फराहम किए जा रहे हैं ताकि अवाम सर्दी से महफूज रह सके। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सर्दी की लहर जारी है। घने कोहरे ने आम जिंदगी को मुतासिर कर दिया है। रात और सुबह के औकात में हद निगाह कम हो गई है, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो गई है। आवाम ने कहा कि सर्दी की लहर की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत को ठंड हो रखी है, कोहरा भी बहुत आ रखा है। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत परेशानी हो रखी है। कैसे बच रहा है ठंड से? भैया कबाड़ा बीन बीन के जला रहे हैं और क्या कर सकते हैं ठंड से बचने के लिए। अच्छा, ज्यादा ठंड है? बहुत ठंड हो रखी है इधर, परेशान है सब। आपका फहीम नाम मेरा। क्या काम करते हैं? यही गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, कोहरा और ठंड कितनी हो रही है? बहुत है। कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत इतनी हो रही है, लाइट में भी कुछ बहुत कम दिखाई दे रहा। अच्छा, पीली लाइटें लगवाई हैं, जब भी कम दिखाई दे रहा। परेशानी बहुत परेशानी है। यहाँ चल कब रही है गाड़ी की वजह से क्या दिक्कत हो रही है? ठंड तो बहुत है। ठंड में बच्चों के हमारे कमाने आते हैं, इसी चक्कर में ठंड हो चाहे कुछ भी हो, निकलना तो है बच्चों को खाते। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रोग्राम हेल्थ और हम बात करेंगे कोलोरेक्टल कैंसर ट्रीटमेंट के ताल्लुक से। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे अपोलो हॉस्पिटल्स जुबली हिल्स हैदराबाद के कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी, रोबोटिक सर्जन डॉक्टर TPS भंडारी। हेल्थ और हम लाइव बरोज़ जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ मुनसिफ टीवी पर। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर मौलाना साजिद राशिदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि 10 से 12 हिंदुओं के कत्ल को टारगेट किलिंग
या नस्ल कुशी नहीं समझा जा सकता। हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मारा जा रहा है, लेकिन उसे भी टारगेट किलिंग या नस्ल कुशी नहीं समझा जाता। उन्होंने मोदी हुकूमत को मशवरा दिया कि वो बांग्लादेश को खास तौर पर हिंदुओं को हिंदुस्तान में शामिल करने के लिए इक़दाम करें। देखिए, मेरी समझ में एक चीज नहीं आती, अपने घर को हम देख नहीं रहे, दूसरे के घर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में किसके साथ क्या हो रहा है भाई, मुझे उससे क्या लेने देना। मेरे घर में अभी 6 दिन पहले बिहार में ताहिर हुसैन की मॉब लिंचिंग हुई, उस पर विश्व हिंदू परिषद ने कोई धरना प्रदर्शन किया? नहीं किया। कोई आवाज किसी ने उठाई? नहीं उठाई। किसी नेता ने कुछ उसके लिए बोला? नहीं बोला। इसलिए कि वो मुसलमान है। और आप प्रदर्शन कर रहे हो इसलिए कि वो हिंदू था मरने वाला। मैं उसकी निंदा करता हूं। मैंने पहले भी बयान दिया, मैं आज भी कहता हूं कि उसको मारने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। मैं इतना सख्त बोल रहा हूं, उसके मारने वाले मुसलमान ही नहीं हो सकते, क्योंकि इस्लाम इस तरह के किसी को मारना, इस तरह जलाना, उसकी लाश के साथ बर्बरियत करना, इस्लाम कतई इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो ये कहता है कि अगर किसी नाहक आदमी को आपने कत्ल कर दिया तो ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को आपने मार दिया। तो ये मुसलमान तो वो हो ही नहीं सकते। लेकिन मैं तो इन लोगों से सवाल करता हूं, जो बांग्लादेश के हिंदू तो इनको नजर आते हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान नजर नहीं आता। सैकड़ों मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर, आप कह रहे हैं कि उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाकर जो है किया, हम कंडम कर रहे हैं उसको, लेकिन आप भी तो जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों को मार रहे हैं ना हिंदुस्तान में। आप उस पर क्यों बात नहीं करते? देखिए, मेरी समझ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फायरिंग का एक वाकया पेश आया। नकाबपोश हमलावरों ने यूनिवर्सिटी के एलबी हाई स्कूल के टीचर दानिश राव को अंधाधुंध फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने इलाके का मुहासरा करके एएमयू कैंपस के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। वहीं हमलावरों की तलाश जारी है और वारदात के पीछे के मुहर्रिकात का पता लगाया जा रहा है। एएमयू कैंपस में फायरिंग की वारदात ने इस आलमी शोहरत याफ्ता इदारे की हिफाजत पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये लगभग रात के 9 बजे की बात है। कैनेडी हॉल के सामने एक व्यक्ति जिसका नाम राव दानिश है, उनको 2 अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार के घायल कर दिया था। तत्काल सूचना मिली, पुलिस ने अटेंड किया सूचना को, उनको अस्पताल पहुंचाया गया जेएमएमसी, जहां पे बहुत गंभीर स्थिति में वो है। घटनास्थल का मुआयना कर लिया। क्या है पूरी? हाँ, आज घटना तकरीबन 9 बजे के आसपास में हमारे पास ये सूचना आई कि लाइब्रेरी के पास कहीं फायरिंग हुई है और उसमें कोई एक आदमी घायल हुआ है, इंजर्ड हुआ है, और उसको मेडिकल लेकर के जा रहे हैं। जैसे ये सूचना आई, सभी लोग, कुछ लोग घटनास्थल पे पहुंचे और कुछ लोग मेडिकल कॉलेज पहुंचे। और जब मेडिकल कॉलेज हम पहुंचे तो वहां पर ये पता चला कि जो आदमी घायल, इस्लामी कौंसिल फ़लस्तीन के सरबराह शेख इकरमा सबरी ने खबरदार किया है कि यरूशलेम और उसके इस्लामी मुक़द्दस मकामात इस वक्त एक निहायत नाजुक और फैसलाकुन मरहले से गुजर रहे हैं, जबकि इसराइली इंतहा पसंद पॉलिसियों को रोकने के लिए आलमी सतह पर कोई मौसर इक़दाम नजर नहीं आ रहा। इन्होंने इसराइली हुकूमत और इंतहा पसंद यहूदियों गिरोहों पर यरूशलेम की शनाख्त बदलने और फ़लस्तीनी वजूद को ख़त्म करने की मुनज़्ज़म कोशिशों का इल्ज़ाम आयद किया है। पेश इस सिलसिले में ये तफसीली रिपोर्ट। आलमी इस्लाम का मुक़द्दस शहर बैतुल मुक़द्दस इस वक्त एक दर्दनाक और इंतहाई तशवीशनाक दौर से गुजर रहा है। इजराइल की इंतहाई दाएं बाजों की हुकूमत दानिस्ता तौर पर मस्जिद अक्सा की हैसियत को कमज़ोर करने और यरूशलेम की इस्लामी शनाख्त को तब्दील करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। आला इस्लामी काउंसिल फ़लस्तीन के सरबराह शेख इकरमा सबरी ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि इजरायली इंतहा पसंद इक़दामात के नतीजे में फ़लस्तीनी अवाम, खुसूसन यरूशलेम के बाशिंदे, मस्जिद अक्सा के दिफा की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि यरूशलेम के बाशिंदे इन पॉलिसियों का सामना तकरीबन तन्हा कर रहे हैं, जबकि आलमी बरादरी की जानिब से मुकम्मल खामोशी और बेअमली देखने में आ रही है। उन्होंने निशानदही की कि फ़लस्तीनी घरों की मिसमारी, जबरी बेदखली और ख़ानदानों तो जड़ से उखाड़ने की पॉलिसी में हालिया दिनों में गैर मामूली तेज़ी आ चुकी है। उनके मुताबिक ये तमाम इक़दामात इजरायली हुकूमत में असर और रसूख रखने वाले इंतहा पसंद यहूदी ग्रोहों की सरपरस्ती और हौसला अफजाई में किए जा रहे हैं।
शेख इकरमा सबरी ने इल्ज़ाम लगाया कि ये ग्रोह न सिर्फ फ़लस्तीनी घरों की मिसमारी में मुलव्विस हैं, बल्कि यरूशलेम के शहरियों को हरासा करने, तशद्दुद का निशाना बनाने और नफ़रत अंगीज़ी को फ़रोग़ देने में भी सरगर्म हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद अक्सा पर बार बार यलगार और बेहुरमती के वाक़यात इसी मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं। उनका कहना था कि ये तमाम खिलाफ वर्जियां दुनिया के सामने खुले आम हो रही हैं, लेकिन इन्हें रोकने के लिए कोई संजीदा या मौसर इक़दाम नहीं किया जा रहा। शेख इकरमा सबरी ने मौजूदा सूरत हाल को एक मुनज़्ज़म और मंसूबाबंद जंग करार दिया, जिसका मकसद यरूशलेम और फ़लस्तीनी सरज़मीन से फ़लस्तीनी वजूद को मिटाना है। आखिर में उन्होंने खबरदार किया कि एहतिसाब के फुक़दान और आलमी दबाव की अदम मौजूदगी इजरायली हुक्काम और इंतहा पसंद ग्रोहों को मज़ीद दिलेर बना रही है, जिसके नतीजे में यरूशलेम और इसके इस्लामी मुक़द्दस मकामात को गैर मामूली और बेमिसाल ख़तरात लाहक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। बांग्लादेश की सियासत में जहां शोरिश का बाजार गर्म है, वहीं एक और नई पेशरफ्त हुई है। मुल्क के तवील अरसे तक हुक्मरान खानदान के वारिस और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के ताकतवर रहनुमा तारिक रहमान 17 बरस के जिलावतन के बाद वतन वापस पहुंचे। ये वापसी एक ऐसे वक्त में हुई है जब बांग्लादेश में अहम इंतखाबात करीब हैं और सियासी मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कायम मकाम चेयरमैन तारिक रहमान 17 बरस बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। ढाका एयरपोर्ट पर पार्टी रहनुमाओं ने इनका इस्तकबाल किया। ढाका एयरपोर्ट से रवानगी के वक्त सख्त सिक्योरिटी के हिसार में काफिला आगे बढ़ा और तारिक रहमान ने इस्तकबाल के लिए मौजूद हामियों की जानिब हाथ हिलाकर जवाब दिया। इनके इस्तकबाल के लिए हजारों का हुजूम सड़कों पर जमा था। 60 साला तारिक रहमान सन 2008 में बांग्लादेश छोड़कर लंदन मुंतकिल हो गए थे। इनका मौक़िफ़ था कि उन्हें सियासी बुनियादों पर इंतखाम का निशाना बनाया जा रहा है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तारिक रहमान जल्द अपनी अलील वालिदा 80 साला साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया से पार्टी की क़यादत संभाल लेंगे। खालिदा ज़िया तवील अलालत और क़ैद के बावजूद नवंबर में ऐलान किया था कि वो 12 फरवरी 2026 को होने वाले इंतखाबात में मुहिम चलाएंगी। ताहम इसके कुछ ही अरसे बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और वो ताहाल इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। ये इंतखाबात गुज़िश्ता साल होने वाली अवामी बगावत के बाद पहले इंतखाबात होंगे। बांग्लादेश में वो तारिक ज़िया के नाम से भी जाने जाते हैं, जो उनकी सियासी शनाख्त बन चुका है। तारिक रहमान सन 1967 में पैदा हुए। तारिक रहमान जब 15 बरस के थे तो उनके वालिद ज़ियाउर रहमान को कत्ल कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी वालिदा खालिदा ज़िया की ज़ेर सरपरस्ती सियासी माहौल में परवरिश पाई, जो बाद में मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। तारिक रहमान की वापसी बांग्लादेश की सियासत में एक नया मोड़ समझी जा रही है। आने वाले इंतखाबात में ये वापसी इख्तिदार की सिमत का तयन भी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। अमेरिका में काम की ख्वाहिशमंद गैर मुल्की प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ी और अहम तब्दीली सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने H-1B वर्क वीज़ा के पुराने रैंडम लॉटरी सिस्टम को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। अब वीज़ा का इंतखाब कुरा अंदाजी से नहीं बल्कि तनख्वाह और महारत की बुनियाद पर किया जाएगा। यह फैसला ख़ास तौर पर हिंदुस्तान और दीगर एशियाई प्रोफेशनल्स के लिए गहरे असरात रखता है। पेश इस सिलसिले में यह तफसीली रिपोर्ट। अमरीकी हुकूमत ने H-1B वर्क वीज़ा के निज़ाम में बुनियादी तब्दीली का ऐलान किया है। US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने नया उसूल जारी करते हुए कहा है कि अब रैंडम लॉटरी सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है। नए निज़ाम को वेटेड सिलेक्शन सिस्टम कहा जा रहा है, जिसमें वीज़ा के इंतखाब का इन्हिसार उम्मीदवार की तनख्वाह और महारत की सतह पर होगा। USCIS के तर्जुमान ने बताया कि पुराने लॉटरी सिस्टम का फ़ायदा उठाकर कई कंपनियां कम तनख्वाह पर गैर मुल्की वर्कर्स लाती थीं, जिससे अमरीकी वर्कर्स की नौकरियों और तनख्वाहों पर मनफी असर पड़ता था। नए उसूल के तहत डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की जानिब से तय करदा तनख्वाह के 4 लेवल होंगे। कम तरीन लेवल पर मौजूद दरखास्त गुजार को 1 एंट्री मिलेगी, जबकि सबसे ज़्यादा तनख्वाह वाले लेवल को 4 एंट्रियाँ दी जाएंगी। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा तनख्वाह और सीनियर पोजीशन रखने वाले उम्मीदवारों के वीज़ा हासिल करने के इम्कानात ज़्यादा होंगे। अहम बात यह है कि H-1B वीज़ा की सालाना हद में कोई तब्दीली नहीं की गई।
कुल वीज़ा बदस्तूर 85,000 रहेंगे, जिनमें 65,000 जनरल और 20,000 एडवांस डिग्री होल्डर्स के लिए मुख्तस हैं। ये नया कानून 27 फरवरी 2026 से नाफिज होगा और माली साल 2027 के H-1B रजिस्ट्रेशन सीजन पर इसका इतलाक होगा। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि ये इक़दाम अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत उठाया गया है, जिसका मकसद आला महारत रखने वाले टैलेंट को तरजीह देना है। माहिरीन के मुताबिक इस तब्दीली के बाद एंट्री लेवल या कम तनख्वाह पर काम करने वाले नौजवान हिंदुस्तानी उम्मीदवारों के लिए अमेरिका जाना मुश्किल हो जाएगा। ताहम ज़्यादा तजुर्बा रखने वाले और सीनियर ओहदों पर काम करने वाले प्रोफेशनल्स को इस नए सिस्टम से फ़ायदा पहुंचने का इम्कान है। न सिर्फ वीज़ा पॉलिसी बल्कि आलमी टैलेंट मार्केट पर भी असर डालेगा। जहां एक तरफ तजुर्बाकार प्रोफेशनल्स को फ़ायदा होगा, वहीं नौजवान और कम तनख्वाह वाले उम्मीदवारों के लिए रास्ता मज़ीद सख्त हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाज़त, आदाब।